हेलो, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं मेरे डियर स्टूडेंट्स? राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सत श्री अकाल। केम छो? मजे में? अपन बात कर रहे थे इंडियन मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और अपन ने जो टॉपिक पढ़ा था दोस्तों, उसका नाम क्या था? यानी कि अपन बात कर रहे थे राष्ट्रीय आंदोलनों के बारे में। किसके बारे में? राष्ट्रीय आंदोलन। देखिएगा, राष्ट्रीय आंदोलन के बारे में अपन चर्चा कर रहे थे। और राष्ट्रीय आंदोलनों में मैंने महात्मा गांधी की एंट्री कराई थी कि गांधी जी अपने अभी तक 3 पार्ट देखे हैं राष्ट्रीय आंदोलन का। पहला पार्ट, दूसरा, तीसरा, और अब अपन देखेंगे कौन सा पार्ट? चौथा पार्ट। कौन सा पार्ट मेरे भाइयों? चौथा पार्ट। ठीक है, देखिएगा, गांधी जी की एंट्री कराई थी। चौथे पार्ट में अपन ने बात करने वाले हैं खिलाफत और असहयोग आंदोलन के बारे में। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता देता हूँ, 1915 में गांधी जी आए, 1916 में साबरमती आश्रम, 1917 ईस्वी में क्या किया? 1918, 1919 और 1919। ये घटना मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। यानी कि गांधी जी कहाँ आ गए? स्वदेश आ गए। गांधी जी कहाँ आ गए? स्वदेश आ गए, भारत आ गए। गांधी जी ने 1916 में कौन सा आश्रम? साबरमती, ये लो, हाँ ये लो, साबरमती आश्रम। ठीक है। 1917 में दोस्तों चंपारण, 1917 में कौन सा रण? चंपारण। 1918 में दोस्तों खेड़ा, और 1918 में अहमदाबाद। कौन सा बाद? अहमदाबाद। और 1919 में दोस्तों रॉलेट एक्ट। कौन सा एक्ट? रॉलेट एक्ट। और 1919 में दोस्तों जलियांवाला कांड। कौन सा कांड? जलिया कांड। ठीक है। ये इन घटनाओं के बारे में दोस्तों मैंने पिछली 2-3 क्लासों में आपके सामने बात की है कि 1915 में दोस्तों गांधी जी लौट के कहाँ आ जाते हैं? भारत आ जाते हैं, स्वदेश आ जाते हैं। 1916 में दोस्तों साबरमती आश्रम की स्थापना करता है गांधी जी। और 1917 में दोस्तों चंपारण सत्याग्रह, यानी कि देश का पहला सत्याग्रह महात्मा गांधी दोस्तों चंपारण बिहार में करता है। वहां जाकर 3 कठिया प्रथा को दोस्तों क्या करवाता है? समाप्त करवाता है। उसके बाद दोस्तों 1918 में किसानों के लिए फिर लड़ाई करता है। टैक्स देने से, कर देने से क्या कर देता है? इनकार कर देता है, मना कर देता है कि हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों के लिए क्या नहीं देंगे? टैक्स नहीं देंगे। उसके बाद 1918 में वापस अहमदाबाद दोस्तों मिल मालिकों और मिल मजदूरों के मध्य दोस्तों ये लड़ाई थी। उनके लिए प्लेग जो बोनस दिया जाता था, वो प्लेग बोनस क्या कर दिया गया? बंद कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया। और उसके बाद दोस्तों वहाँ पर डिसीजन महात्मा गांधी जाते हैं, और महात्मा गांधी जाकर मिल मालिकों और मिल मजदूरों के मध्य दोस्तों रजाबंदी करवाता है, राजीनामा करवाता है। कितने परसेंट पर? 35% पर। आपको मैंने बताया था मिल मालिकों की डिमांड थी, मिल मजदूरों की डिमांड थी हम 50% लेंगे, जबकि मिल मालिक अड़े हुए थे कितने परसेंट पर? 20% पर। दोनों के बीच की बात 35% पर। और उसके बाद दोस्तों एक एक्ट आता है जिसका नाम रहता है रॉलेट एक्ट, जिसे काला कानून कहा गया है, जिसे अपील ना दलील ना वकील की क्या दी गई है? संज्ञा दी गई है। और दोस्तों 1919 में जो आता है उसका नाम रहता है दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड, जिसके अनुसार हंटर कमेटी के अनुसार 370 लोग मारे गए, और मदन मोहन मालवीय के अनुसार 1000 से अधिक लोग जो है इसमें मारे गए। ये घटनाएं जो मैंने पिछली क्लासों में आपके सामने दोस्तों चर्चा की है। अब अपन यानी कि एक आंदोलन जो उगसने वाला है हमारे सामने, उसका नाम रहेगा दोस्तों असहयोग आंदोलन। लेकिन असहयोग आंदोलन से पहले भारत में एक छोटा सा आंदोलन और चलता है, और उस आंदोलन का नाम रहता है खिलाफत आंदोलन। कौन सा आंदोलन मेरे भाइयों? खिलाफत आंदोलन। क्या है सर खिलाफत आंदोलन? उसके बारे में अपन जिक्र करते हैं। देखिएगा, खिलाफत आंदोलन, खिलाफत आंदोलन जो है ये दोस्तों 1919 में चलाया गया है। आपको पता है तुर्की एक देश है, और तुर्की जो है एक दोस्तों मुस्लिम कंट्री। कौन सी कंट्री है दोस्तों? मुस्लिम कंट्री है। आपको पता है कि जब फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ था 1914 ईस्वी से 1918 के मध्य, तो इस फर्स्ट वर्ल्ड वार में तुर्की क्या हो गया था दोस्तों? पराजित हो गया था, तुर्की हार गया था। तो तुर्की में एक पद चलता था मुसलमानों का, और उस पद का नाम आता है खलीफा पद। कौन सा पद? खलीफा पद। खलीफा जो पद
पद है दोस्तों, एक खलीफा क्या है, खलीफा एक पद हुआ करता था मुसलमानों का, सर्वश्रेष्ठ जो पद था उसका नाम था दोस्तों खलीफा पद। जैसे ही तुर्की दोस्तों प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की को पराजित होता है, तुर्की को हार मिलती है, तो अंग्रेज अब क्या करेंगे, अंग्रेज इस खलीफा पद को क्या कर देंगे दोस्तों, समाप्त कर देंगे। तो भाई साहब मुसलमान जो है अब इस चीज का क्या करेंगे, विरोध करेंगे कि नहीं नहीं, हम अपने खलीफा पद को बचाने के लिए कुछ भी करेंगे, क्योंकि पूरे वर्ल्ड में जो आदेश माने एक खलीफा होता था और वो पूरे मुसलमानों का, एक तरह से मैं कहूँ तो सब मुसलमानों का गुरु तो नहीं कह सकते, लेकिन एक तरह से मुसलमानों का नेतृत्व कर रहा है, एक मुसलमानों का सर्वश्रेष्ठ पद हुआ करता था खलीफा। तो उस खलीफा पद को जो है दोस्तों अंग्रेज क्या कर रहे हैं, समाप्त कर रहे हैं। अंग्रेज उस खलीफा पद को समाप्त कर देंगे, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध में तुर्की की क्या हो जाती है, पराजित हो जाती है। तो एक खिलाफत आंदोलन का, वैसे अगर मैं देखूं तो इंडियन हिस्ट्री से इसका कोई खास लेना देना नहीं है, लेकिन जब यहाँ पर तुर्की के मुसलमानों के साथ दोस्तों बुरा हो रहा है, तुर्की के मुसलमानों पर अत्याचार ढाया जा रहा है, तुर्की के जो मुसलमान हैं उनके ऊपर दोस्तों टैक्स में वृद्धि की जा रही है, कर में वृद्धि की जा रही है, पहले के कर से बढ़ाकर कर दिया जा रहा है, उनके खलीफा पद को समाप्त किया जा रहा है। तो दोस्तों तुर्की के ही नहीं अपितु पूरे वर्ल्ड के जो मुसलमान हैं उनको इस चीज़ का क्या होता है, दुख होता है। और यहीं पर दोस्तों जो भारत के मुसलमान हैं उन भारत के मुसलमानों को भी इस चीज़ का क्या हो रहा है दोस्तों, दुख हो रहा है कि तुर्की पर क्या बढ़ा दिया जा रहा है दोस्तों, अत्याचार किया जा रहा है। तुर्की पर जो है दोस्तों टैक्स जो है दोस्तों, कर जो है उसमें क्या कर दी गई है, वृद्धि कर दी गई है। इसलिए दोस्तों ये खिलाफत आंदोलन जो भारत में चल रहा है, अब भारत में खिलाफत जो आंदोलन चलेगा दोस्तों वो चलता है मेरे भाइयों अली बंधुओं के नेतृत्व में। किन के नेतृत्व में, अली बंधुओं के द्वारा। इन अली बंधुओं में अगर मैं नाम बताऊं तो सर कौन कौन आते हैं, इनमें नाम आता है दोस्तों, एक नाम आता है शौकत अली, कौन सा अली दोस्तों, शौकत अली, और एक का नाम आता है दोस्तों मोहम्मद अली। शौकत अली और मोहम्मद अली, शौकत अली और मोहम्मद अली के नेतृत्व में दोस्तों भारत में जो है खिलाफत आंदोलन चलाया जा रहा है। अब महात्मा गांधी यहाँ पर देखते हैं दोस्तों कि इससे पहले जो है भारत में रोलेक्ट एक्ट, यानी कि रोलेक्ट एक्ट आया, काला कानून आया, उसके बाद जो है दोस्तों यानी कि जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ। पूरा का जो पूरा भारत है एक तरह से बहुत ज़्यादा क्या हुआ पड़ा है दोस्तों, दुखी हुआ पड़ा है। पूरा भारत जो है परेशान है, अंग्रेजों की दमनकारी नीति से परेशान है, कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड के चक्कर में परेशान है, कोई खिलाफत आंदोलन के चक्कर में परेशान है। यानी कि पूरा का पूरा भारत जो है दोस्तों वो अब अंग्रेजों के खिलाफ जाने के लिए तैयार है, अंग्रेजों के खिलाफ है। अंग्रेज जो है अपनी अत्याचार की जो सीमाएं हैं उनको धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप पार करते जा रहे हैं, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों अत्याचार कर रहे हैं। तो गांधी जी ने देखा कि मुसलमान भी जो है वो अंग्रेजों के खिलाफ है, तो गांधी जी ने दोस्तों इस खिलाफत आंदोलन का अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने क्या किया मेरे भाइयों, नेतृत्व किया। गांधी जी ने नेतृत्व किया अप्रत्यक्ष रूप से, कौन से आंदोलन का दोस्तों, अप्रत्यक्ष आंदोलन का। क्योंकि गांधी जी से जब कुछ लोगों ने कहा कि गांधी जी आप मुसलमानों का साथ क्यों दे रहे हैं, आप इन मुसलमानों का साथ क्यों दे रहे हैं, तब गांधी जी ने कहा था कि एक ऐसा समय है, हिंदू और मुसलमान को एक करने का ऐसा समय है, शायद अगले 100 वर्षों में ना मिले। और दोस्तों आज वही की वही कंडीशन हुई पड़ी है। महात्मा गांधी ने उस समय ये बात कही थी और आज ये बात सत्य हो रही है, कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं वो सत्यता है। महात्मा गांधी ने कहा कि एक ऐसा सुनहरा गोल्डन चांस है कि इसमें गोल्डन चांस को अपने हाथ से जाने नहीं दूंगा, हिंदू और मुसलमान को एक करके रहूंगा। अगर आज मैंने और आज मेरे हिंदू भाइयों ने इस खिलाफत आंदोलन में मुसलमानों को साथ दिया, मुसलमानों का साथ दिया, तो कल को होने वाले किसी आंदोलन में, अंग्रेजों के खिलाफ किसी होने वाले आंदोलन में मुसलमान भी हमारा क्या देंगे, साथ देंगे। तो इसलिए मैं मुसलमानों को क्या दे रहा हूं, साथ दे रहा हूं। तो खिलाफत आंदोलन में दोस्तों अप्रत्यक्ष रूप से गांधी जी ने मुसलमानों का यानी कि क्या दिया दोस्तों, साथ दिया। यानी कि जो खिलाफत आंदोलन है ये किनके लिए चलाया जा रहा है दोस्तों, अंग्रेजों के विरोध में चलाया जा रहा है, और इसमें सभी साथ में हैं, यानी कि हिंदू और मुसलमान जो दोस्तों भारत की रीढ़ की हड्डी जो है वो एक साथ हो जाते हैं। यह आंदोलन चलाया किसके विरोध में जा रहा है, यह आंदोलन चलाया जा रहा है दोस्तों अंग्रेजों के विरोध में। इसके बाद दोस्तों कुछ नहीं होता है, यानी कि अंग्रेज जो है दोस्तों
इस खलीफा पद को समाप्त कर देते हैं और तुर्की में नई पार्टी बनती है कमाल पाशा के नेतृत्व में। कमाल पाशा के नेतृत्व में नई सरकार वहां पर बन जाती है और धीरे धीरे दोस्तों भारत में ये खिलाफत आंदोलन क्या हो जाता है मेरे भाइयों, समाप्त हो जाता है। यानी कि अब अंग्रेजों से मेरे भाइयों हम नाराज है, कोई खिलाफत आंदोलन के चक्कर में नाराज है, कोई जलियांवाला बाग हत्याकांड के चक्कर में नाराज है, कोई दोस्तों रोलेट एक्ट के विरोध में नाराज है, और कई सारे कारण हैं। किसान क्यों नाराज है आपको पता है, किसानों से जबरदस्ती टैक्स वसूलना, मजदूरों का उनको टाइम पे दोस्तों उनका भत्ता नहीं मिलना, उनका वेतन नहीं मिलना, यानी कि मजदूर वर्ग जो है वो भी परेशान है, किसान वर्ग है वो भी परेशान है, और मुस्लिम वर्ग है वो भी परेशान है, हिंदू वर्ग है वो भी परेशान है। अब जितनी भी भारत में उच्च वर्ग निम्न वर्ग कैटेगरीज वाइज अगर देखते हैं, चाहे कोई सी भी जाति हो, स्वर्ण हो, दलित हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, कोई भी हो मेरे दोस्तों, वो सारे के सारे अंग्रेजों की दमनकारी नीति से क्या है मेरे भाइयों, परेशान है। अंग्रेजों की दमनकारी नीति से दोस्तों क्या है, परेशान है। यानी कि अंग्रेजों ने बहुत ज्यादा दमनकारी नीति अपना रखी थी। अब महात्मा गांधी तो बहुत बड़ी एक तरीके से सेलिब्रिटी बन चुके थे। 1916 में आए, 15 में आए, 16 में साबरमती, चंपारण, खेड़ा, अहमदाबाद, ये इतने बड़े आंदोलन कर दिए महात्मा गांधी धीरे धीरे दोस्तों, क्योंकि सबसे पहले इन्होंने जो सबसे ज्यादा काम किया है वो किसानों के लिए महात्मा गांधी जी ने किया, मजदूरों के लिए किया। और अब देश में एक आंदोलन चलेगा और उस आंदोलन का नाम रहता है दोस्तों असहयोग आंदोलन। कौन सा आंदोलन दोस्तों, असहयोग आंदोलन। क्या है असहयोग आंदोलन, इस असहयोग आंदोलन की बात करते हैं दोस्तों। असहयोग आंदोलन जो है ये प्रारंभ किया जाता है दोस्तों, क्या किसके द्वारा प्रारंभ किया जाता है, प्रारंभ किया जाता है मेरे भाइयों गांधी जी के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों, गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया जाता है असहयोग आंदोलन। और असहयोग आंदोलन मैं बात करता हूं 1920 ईस्वी से 1922 ईस्वी तक जो है दोस्तों वो असहयोग आंदोलन चलता है। असहयोग आंदोलन लगभग 2 साल तक चलता है। असहयोग आंदोलन की मैं बात करता हूं दोस्तों, इससे पहले एक विशेष स्पेशल अधिवेशन होता है और उस अधिवेशन का नाम रहता है दोस्तों नागपुर अधिवेशन। क्या नाम रहता है दोस्तों, नागपुर अधिवेशन। इस नागपुर अधिवेशन की मैं बात करता हूं। नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों, वो अध्यक्षता की गई थी दोस्तों वीर राघवाचारी के द्वारा। किसके द्वारा, वीर राघवाचारी। वीर राघवाचारी के द्वारा नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता की जाती है। और नागपुर जो अधिवेशन है ये होता है दोस्तों अगस्त 1920 में नागपुर अधिवेशन होता है। इस नागपुर अधिवेशन की अगर मैं बात करता हूं, इसमें दोस्तों प्रस्ताव लाया गया था। सर किसका प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों, तो इसमें प्रस्ताव लाया गया है दोस्तों असहयोग आंदोलन का। किसका, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन का दोस्तों इसमें प्रस्ताव लाया जाता है। इसके अलावा 2 अन्य प्रस्ताव लाए जाते हैं। पहला प्रस्ताव जो लाया जाता है वो कौन सा प्रस्ताव लाया जाता है, यानी कि दोस्तों असंवैधानिक रूप से स्वराज्य। असंवैधानिक रूप से क्या चाहिए, हमें स्वराज्य चाहिए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों यानी कि कांग्रेस जो है वो रचनात्मक कार्यों पर क्या देगी दोस्तों, बल देगी। रचनात्मक कार्यों पर क्या देगी, बल देगी। यानी कि नागपुर अधिवेशन होता है और ये जो नागपुर अधिवेशन है ये होता है दोस्तों 1920 ईस्वी में। 1920 ईस्वी में नागपुर अधिवेशन होता है। इस नागपुर अधिवेशन की जो अध्यक्षता है दोस्तों, नागपुर अधिवेशन की अध्यक्षता वीर राघवाचारी के द्वारा की जाती है। और इसमें प्रस्ताव लाया जाता है असहयोग आंदोलन का, प्लस सहयोग, कि किसी भी प्रकार से अब हम अंग्रेजों का क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। उसके साथ साथ दोस्तों असंवैधानिक रूप से स्वराज्य। अब तक हम संविधान के तहत यानी कि कानून के तहत क्या मांग रहे थे, स्वराज्य मांग रहे थे, लेकिन अब हमें जो स्वराज्य चाहिए वो कैसे चाहिए, असंवैधानिक तरीके से चाहिए। और दूसरे नंबर पर दोस्तों यानी कि कांग्रेस के द्वारा आईएनसी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि एक संगठन है, कोई राजनीतिक पार्टी नहीं है। कांग्रेस एक संगठन था दोस्तों, वर्तमान में जो कांग्रेस है एक राजनीतिक पार्टी है। कांग्रेस संगठन के द्वारा दोस्तों आईएनसी के द्वारा, इंडियन नेशनल कांग्रेस के द्वारा इनकी रचनात्मक कार्यों पर क्या दिया जाएगा, बल दिया जाएगा। सर वो रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन एक बार दोस्तों जिक्र कर लेते हैं कि वो रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं। आप सामने देखना दोस्तों, यानी कि
नागपुर अधिवेशन हुआ वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में, ठीक है, वीर राघवाचारी की अध्यक्षता में नागपुर अधिवेशन हुआ और इसमें प्रस्ताव पास हो जाता है कौन से आंदोलन का, असहयोग आंदोलन का। हमें असंवैधानिक रूप से स्वराज्य लेंगे और रचनात्मक कार्यों पर क्या देंगे दोस्तों, बल देंगे आप, ठीक है। अब देखिए वो रचनात्मक कार्य कौन कौन से हैं उनके बारे में अपन बात कर लेते हैं। देखो सबसे पहले नंबर पर स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग, यानी कि सर्वाधिक अपन को जो करना है वो किसका प्रयोग करना है, स्वदेशी वस्तुओं का प्रयोग करना है, जिसमें दोस्तों खादी है, कताई है, बुनाई है, खादी है, कताई है, बुनाई है और क्या है दोस्तों, और चरखा। खादी, कताई, बुनाई और चरखा, इन सब का हमको सबसे ज़्यादा क्या करना है, इस्तेमाल करना है। यानी कि हम अंग्रेजों का जो बिजनेस है, अंग्रेजों का जो व्यापार है उसको क्या कर देंगे, अपन समाप्त कर देंगे, उसको अपन क्या कर देंगे, खत्म कर देंगे। दूसरे नंबर पर मैं बात करता हूं दोस्तों, यानी कि स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है, प्रयोग करना है। और उसी के साथ दोस्तों स्वदेशी शिक्षण संस्थान का प्रयोग, स्वदेशी शिक्षण संस्थानों, हाँ स्वदेशी शिक्षण संस्थान पर बल। सबसे ज्यादा अपन को स्वदेशी शिक्षण संस्थानों पर क्या देना है, बल देना है। विदेशी जो शिक्षण संस्थान है दोस्तों, विदेशी शिक्षण संस्थान, इन विदेशी शिक्षण संस्थान का दोस्तों क्या करना है, अपन को बहिष्कार करना है। क्या करना है दोस्तों, बहिष्कार करना है। यानी कि मैं डायरेक्ट एक शब्दों में बोलूं तो जितनी भी विदेशी चीजें हैं, वो कोई भी विदेशी चीज हो, कपड़ा हो, रोटी हो, कुछ भी हो, रहने की जगह हो दोस्तों, या अपन मैं यूं कहूं कि आपको जहां से एजुकेशन मिल रही है, आपको जहां से शिक्षा मिल रही है, आपको यानी कि आप ऐसा कोई कार्य कर रहे हो जिससे विदेश को क्या हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, जिससे अंग्रेजों को क्या हो रहा हो, फायदा हो रहा हो, वो आपको काम नहीं करना है। तो पहले नंबर पर मैंने दोस्तों रचनात्मक कार्यों पर बल देने में बताया कि स्वदेशी वस्तुओं का आपको प्रयोग करना है। विदेशी वस्तु के जींस पहन रखे हो तुम, फेंक दो निकाल के, है ना, हाँ, खादी, कताई, बुनाई और चरखा पर सर्वाधिक क्या देना है, बल देना है। और स्वदेशी शिक्षण संस्थान है उन पर बल देना है, क्योंकि दोस्तों इस असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक जो भाग लिया था वो किसने लिया था दोस्तों, स्टूडेंट्स ने लिया था, विद्यार्थियों ने लिया था। ध्यान रखना, असहयोग आंदोलन के दौरान सर्वाधिक जो भाग लिया था वो स्टूडेंट्स ने लिया था। और एक आंदोलन और होगा जिसका नाम रहेगा दोस्तों सविनय अवज्ञा आंदोलन। उस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान सर्वाधिक जो भाग लेंगी वो कौन लेंगी मेरे दोस्तों, महिलाएं। कौन लेंगी, महिलाएं। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूं असहयोग आंदोलन की। उसके बाद मैं बात कर लेता हूं दोस्तों तीसरे नंबर पर, यानी कि दोस्तों कर पर मनाही कर दी गई। कर पर क्या कर दी गई दोस्तों, मनाही कर दी गई कि अब कोई भी क्या नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा। और उसी के साथ साथ दोस्तों हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग, हिंदी भाषा का क्या करना है मेरे भाइयों, सर्वाधिक प्रयोग करना है। कि हिंदी भाषा का सर्वाधिक प्रयोग करेंगे, अपन अंग्रेजी नहीं बोलेंगे। साढ़े अंग्रेजों को हिंदी आए तो ठीक, नहीं आए तो ठीक, अपन को तो क्या बोलनी है, अपन को तो अपनी मातृभाषा हिंदी भाषा का प्रयोग करना है। अपन को अंग्रेज नहीं बोलना, अपन को हिंदी में ही बात करनी है, सिंपल सी बात है, समझ गए ना। यानी कि टैक्स पर मनाही कर दी गई कि कोई भी भारतीय अंग्रेजों को क्या नहीं देगा, टैक्स नहीं देगा। कोई भी भारतीय जो है वो क्या नहीं बोलेगा, इंग्लिश नहीं बोलेगा। कौन सी भाषा का प्रयोग करेंगे, अपनी मातृभाषा का प्रयोग करेंगे, अपनी मातृभाषा यानी कि हिंदी का प्रयोग करेंगे। उसके बाद में बात करता हूं दोस्तों वकालत छोड़ दी। क्या छोड़ दी मेरे भाइयों, वकालत छोड़ दी। यानी कि वकालत छोड़ने में जो नाम आते हैं दोस्तों वो किस किस के नाम आते हैं, CR दास का नाम आता है दोस्तों, C राजगोपालाचारी का नाम आता है, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी और चित्तरंजन दास। ठीक है, CR दास, चित्तरंजन दास, सी राजगोपालाचारी, चक्रवर्ती राजगोपालाचारी। और दोस्तों मोतीलाल नेहरू, जवाहरलाल नेहरू के पिता मोतीलाल नेहरू, ये उस समय के बहुत बड़े बताते हैं दोस्तों, उस समय के बहुत बड़े वकील थे, जो कि अंग्रेजों के उस समय के वकील हुआ करते थे। तो इन्होंने वकालत को क्या कर दिया, छोड़ दिया कि आज के बाद हम वकील हैं, हम वकालत नहीं करेंगे। किसके नाम आते हैं दोस्तों, CR दास, राजगोपालाचारी, मोतीलाल नेहरू।
आपने सुभाष चंद्र बोस का, चंद्रशेखर आजाद का नाम सुना होगा दोस्तों। चंद्रशेखर आजाद का जो नाम पड़ा था वो इसी आंदोलन के दौरान पड़ा था, असहयोग आंदोलन के दौरान। उन्होंने कहा था मैं आजाद पैदा हुआ हूँ, आजाद हूँ और आजाद ही रहूंगा, आजाद ही मेरी मृत्यु है, मैं अंग्रेजों के जिंदा यानी कि कभी हाथ नहीं आ सकता। तो वो इसी आंदोलन के दौरान उनका नाम क्या पड़ जाता है दोस्तों, आजाद पड़ जाता है। तो मैं बात कर रहा हूं यानी कि अपन को रचनात्मक कार्यों पर बल देना है। अब ये जो काम आपके सामने लिख रहे हैं, बोले सर इनसे क्या फायदा है, पहले और लिख लेते हैं दोस्तों। यानी कि महात्मा गांधी के अगर बारे में मैं बात करता हूं दोस्तों, महात्मा गांधी को आपको मैंने बताया था, महात्मा गांधी जी ने दोस्तों अपनी जो उपाधि थी उस उपाधि को दोस्तों, इन्होंने उपाधि को क्या कर दिया मेरे भाइयों, त्याग दिया। सर कौन सी उपाधि थी, उपाधि दी गई थी इसको अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों, मैंने पहले बताया था केसर हिंद की उपाधि। कौन सी उपाधि, केसर हिंद की उपाधि। हिंदुस्तान का केसर कौन दोस्तों, महात्मा गांधी को केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और इस केसर हिंद की उपाधि क्यों दी गई थी, ये केसर हिंद की जो उपाधि दी गई थी दोस्तों, ये उपाधि दी गई थी ऐसे यानी कि प्रथम विश्व युद्ध जब चला था, यानी कि फर्स्ट वर्ल्ड वार चला था, फर्स्ट वर्ल्ड वार के दौरान महात्मा गांधी को अंग्रेजों के द्वारा दोस्तों केसर हिंद की उपाधि दी गई थी। और ये केसर हिंद की उपाधि दोस्तों महात्मा गांधी ने कौन से आंदोलन के दौरान त्याग दिए हैं मेरे भाइयों, असहयोग आंदोलन के दौरान। कौन से आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। और नेक्स्ट बात करता हूं दोस्तों, यानी कि छुआछूत का विरोध किया गया। किसका विरोध किया गया, छुआछूत का क्या किया गया, विरोध किया गया। नेक्स्ट मैं बात करता हूं दोस्तों, छुआछूत का विरोध किया गया। और हिंदू मुसलमान एकता, हिंदू मुसलमान एकता, यानी कि ये सबसे बड़ी बात थी दोस्तों, हिंदू मुसलमान एकता। उस समय भी और वर्तमान में भी देश के जो रीढ़ की हड्डी है दोस्तों, वो क्या है, हिंदू और मुसलमान की क्या है दोस्तों, एकता है। यानी कि अगर हम कहें कि हिंदू और मुसलमान एक हो जाए, हिंदुस्तान और पाकिस्तान, अभी भी कहते हैं वर्तमान में भी कि हिंदुस्तान और पाकिस्तान की टीम अगर एक हो जाए ना, तो वर्ल्ड की भी कोई सी भी टीम हमारे सामने आ जाए, हम उसको कभी भी किसी भी टाइम कहीं पर भी परास्त कर सकते हैं। तो मेरे भाइयों, ये हिंदू और मुसलमान जो हिंदुस्तान की उस समय भी रीढ़ की हड्डी थी और वर्तमान में भी क्या है दोस्तों, रीढ़ की हड्डी है। अगर हिंदू और मुसलमान एक साथ मिलकर रहे तो किसी के माई के लाल में इतनी हिम्मत नहीं है कि वो भारत की तरफ आंख उठाकर भी देख सके। तो ये हिंदू और मुसलमान असहयोग आंदोलन का सबसे बड़ा सफल होने का एक तरह से मैं रीजन बता सकता हूं कि सबसे बड़ी जो इसमें खूबी थी असहयोग आंदोलन में, वो क्या खूबी थी दोस्तों, वो थी हिंदू और मुसलमान एक हो जाना। छुआछूत जो थी, यानी कि उच्च कैटेगरी और निम्न कैटेगरी में जो हमको बांट रखा था, दलित वर्ग में, स्वर्ण वर्ग में हमको बांट रखा था, काले और गोरे में हमारे अंदर भेदभाव कर रखा था, वो भेदभाव इस आंदोलन के दौरान क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। इस आंदोलन के दौरान खत्म हो जाता है मेरे भाइयों, इस आंदोलन के दौरान क्या हो जाता है, खत्म हो जाता है। यानी कि पूरे के पूरे जो भारतीय हैं वो क्या हो जाते हैं दोस्तों, एक हो जाते हैं। अब इनसे क्या फायदा हो रहा है, क्या नुकसान हो रहा है। देखो, स्वदेशी वस्तुओं का क्या करना है, प्रयोग करना है। मान लो अपन को अपना भारतीय कपड़ा खरीदना है जिसमें खादी है, कताई है, बुनाई है, चरखा है, तो इसका जो पैसा है, इसका जिस तरह का भी टैक्स जाएगा वो किसको जाएगा, भारत को जाएगा। तो भारत का पैसा भारत में ही, अपन को किसी तरह का नुकसान नहीं। अपन विदेशी जींस खरीद रहे हैं, विदेशी वस्तु खरीद रहे हैं, विदेशी सामान खरीद रहे हैं, तो दोस्तों उसका सीधा सा पैसा है कहां जाएगा, विदेश में जाएगा। मान लो आपने देखा होगा कभी हमारे ऊपर चीन आक्रमण करता है तो अपन देखते हैं कि अपन चाइनीज चीजें नहीं खरीदनी, चाइनीज चीज का अपन को क्या करना है, बहिष्कार करना है। तो ऐसे ही क्यों बहिष्कार कर रहे हैं, क्योंकि जो चाइना से चीज बन रही है, चाइना से जो वस्तु बन रही है, उसका सीधा सा लाभ जो हो रहा है वो किसको हो रहा है, चाइना को। तो ऐसे ही अपन विदेशी वस्तुओं का क्या करना है, बहिष्कार करना है, स्वदेशी वस्तुओं को अपनाता है। स्वदेशी शिक्षण संस्थानों पर बल दिया गया है, बोले हम अंग्रेजों की कॉलेजों में नहीं पढ़ाएंगे। अंग्रेजों ने अपने जो शिक्षण संस्थान खोल रखे थे, हमको अंग्रेजों ने मॉडर्न एजुकेशन दी थी, जो हमको अंग्रेज लोकतंत्र सिखा के चले गए थे, और हमने बोला कि हम अपने विद्यालय खोलेंगे, अपने स्कूल खोलेंगे, अपने यूनिवर्सिटीज खोलेंगे और उन्हीं में अपने बच्चों को पढ़ाएंगे। हम इनके गोरों के विद्यालयों में नहीं पढ़ाएंगे, गोरों को यूनिवर्सिटीज में नहीं पढ़ाएंगे। क्यों, क्योंकि इससे क्या फायदा हो रहा है दोस्तों, अगर गोरों की यूनिवर्सिटी में पढ़ाएंगे तो सीधा सा फायदा किनको है, अंग्रेजों को। फीस जाएगी, फीस किनके पास जाएगी, अंग्रेजों के पास। कर पर मनाए, बोले इन निकम्मों को अब हम क्या नहीं देंगे, टैक्स नहीं देंगे, कर नहीं देंगे, किसी भी प्रकार से कोई टैक्स नहीं दिया जाएगा, किसी भी प्रकार से कोई कर नहीं दिया जाएगा। और सर्वाधिक जो है
है वो हिंदी भाषा का क्या किया जाएगा, प्रयोग किया जाएगा। सबसे ज़्यादा अपन को हिंदी भाषा का प्रयोग करना है, इंग्लिश भाषा का प्रयोग नहीं करना। और बहुत समय के उस समय नेता थे दोस्तों, वकालत छोड़ दी, जो वकील थे, एडवोकेट साहब थे, CR दास है, C राजगोपालाचारी है, मोतीलाल नेहरू है, इन सब ने दोस्तों असहयोग आंदोलन के दौरान वकालत छोड़ दी कि नहीं अब हम वकालत छोड़ देते हैं और अपने देश को क्या कराते हैं, स्वतंत्र कराते हैं। महात्मा गांधी को अंग्रेजों ने उपाधि दी थी और उपाधि का नाम था दोस्तों केसरे हिंद की उपाधि। वो केसरे हिंद की जो उपाधि है दोस्तों वो गांधी जी ने क्या कर दी दोस्तों, त्याग दी। केसरे हिंद की उपाधि को गांधी जी ने छोड़ दिया और छुआछूत का दोस्तों विरोध हुआ कि हम छुआछूत करते थे कि भाई ये उच्च कैटेगरी का है, ये निम्न कैटेगरी का नहीं, हम सब क्या है दोस्तों, हम सब इंडियन हैं, हम सब भारतीय हैं, हम सब हिंदुस्तानी हैं और हम सब एक हैं। हमारा कोई यानी कि सबसे पहले हमारा धर्म नहीं है, सबसे पहले हमारा क्या है, हमारे लिए हमारा हिंदुस्तान है, हमारे लिए हमारा भारत है। ये कौन से आंदोलन के समय की बात है, असहयोग आंदोलन के समय की बात है। और हिंदू और मुसलमान दोस्तों क्या हो गए, एक हो गए। चाहे कोई किसी के चक्कर में हुआ हो, खिलाफत आंदोलन के चक्कर में, जलियांवाला बाग हत्याकांड के चक्कर में, लेकिन कहने का मतलब दोस्तों ये है कि हिंदू और मुसलमान वापस से क्या हो गए, एक हो गए। अंग्रेजों की नाक में दोस्तों क्या हो गया, दम हो गया। आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो, फटाफट आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। उसके बाद में आगे क्लास स्टार्ट कर रहा हूं। यानी कि असहयोग आंदोलन जो चल रहा है 1920 से, और कब दोस्तों, 1922 के मध्य। ले लिया स्क्रीनशॉट भाई? ठीक है, हाँ देखो मैं इसको रफ कर देता हूं एक बार। ये रचनात्मक जो कार्य हैं, असहयोग आंदोलन अपना कंटिन्यू चल रहा है। सबसे ज्यादा किसने भाग लिया है, स्टूडेंट्स ने भाग लिया है असहयोग आंदोलन में। क्लियर है? देखो आगे मैं वायसराय की बात करता हूं दोस्तों। 1921 में वायसराय जो है उनका नाम है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ने देखा कि यार भारतीय जो है किसी भी तरह से हमारा क्या नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। असहयोग का मतलब ही क्या है दोस्तों, कि हम किसी भी तरह से अब अंग्रेजों का क्या नहीं करेंगे, सहयोग नहीं करेंगे। तो उस समय भारत के वायसराय हैं, उनका नाम है दोस्तों लॉर्ड रीडिंग। लॉर्ड रीडिंग ने क्या काम स्टार्ट किया दोस्तों, यानी कि लॉर्ड रीडिंग ने दोस्तों दमनात्मक नीति अपनाई। दमनात्मक नीति अपनाई, भारतीयों को मारना कूटना ये स्टार्ट कर दिया और भारतीयों को जो है दोस्तों गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया। भारतीयों को क्या करना स्टार्ट कर दिया मेरे भाइयों, गिरफ्तार। कि इन भारतीयों को क्या करो, गिरफ्तार करो, इनको मारो कूटो। जब भारत के जो लोग हैं दोस्तों, भारत की जनता जो है, हिंदू मुसलमान जो है, किसी भी तरह से अंग्रेजों का क्या नहीं दे रहे हैं, साथ नहीं दे रहे हैं, अंग्रेजों का क्या नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं, तो वायसराय लॉर्ड रीडिंग ने दमनात्मक नीति अपनाई। बोले कुछ भी करके इनसे काम करवाओ, कुछ भी करके इनको मनाओ, इस आंदोलन को क्या कराओ, समाप्त कराओ, चाहे जेलों में डालो, गिरफ्तार करो, अरेस्ट करो, लाठी चार्ज करो, कुछ भी करो, लेकिन इस आंदोलन को क्या करो, समाप्त करो। क्योंकि दोस्तों असहयोग आंदोलन जब चल रहा था तो ऐसा लगने लग गया था कि असहयोग आंदोलन हम आज आजाद हुए, हम कल आजाद हुए, हम आज आजाद हुए, हम कल आजाद हुए। कौन से आंदोलन के दौरान, असहयोग आंदोलन के दौरान। तो दोस्तों महात्मा गांधी बैठते हैं कहां पर, बारदोली में। और बारदोली में बैठे महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 को 1 फरवरी 1922 को गांधी जी ने दोस्तों, गांधी जी ने चुनौती दी। यानी कि गांधी जी ने दोस्तों चुनौती नहीं, चेतावनी दी। क्या चेतावनी दी, कि आप अंग्रेजों तुम्हें 7 दिन का समय दिया जाता है। कितने दिन का समय दिया जाता है, 7 दिन का समय दिया जाता है। क्या समय दिया जाता है, कि पहले नंबर पर तो दमनात्मक नीति को, पहले नंबर पर दमनात्मक नीति को क्या कर दो, बंद कर दो। पहले नंबर पर हेलो, आ रहा हूं मैं ना, आ रहा हूं मैं 15-20 मिनट में। हाँ
ठीक है। हाँ, अपन क्या बात कर रहे थे कि बारदोली से महात्मा गांधी 1 फरवरी 1922 को चेतावनी देता है अंग्रेजों को, और अंग्रेजों को 7 दिन का समय देता है कि क्या समय देता है कि दमनात्मक जो नीति है, दमनात्मक नीति को क्या कर दो, दमनात्मक नीति को बंद कर दो, और क्या कर दो, गिरफ्तार जो किए हैं उन गिरफ्तार को क्या कर दो, रिहा कर दो। प्रेस और जो मीडिया है दोस्तों, प्रेस या जो मीडिया है, इस प्रेस या मीडिया को क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। अगर तुमने ये काम कितने दिन के अंदर नहीं किया, 7 दिन के अंदर तुमने ये काम नहीं किया, तो मैं बारदोली से एक आंदोलन और खड़ा कर दूंगा, और उसका नाम रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। कौन सा आंदोलन मेरे डियर स्टूडेंट्स? सविनय अवज्ञा आंदोलन। अगर तुमने ये काम कितने दिन के अंदर नहीं किया, 7 दिन के अंदर। देखो क्या हुआ था, जब वायसराय लॉर्ड रेडिंग ने दमनात्मक नीति अपनाई, भारतीयों को गिरफ्तार करना स्टार्ट कर दिया, भारतीय जो है उनको गिरफ्तार किया जा रहा है, तो महात्मा गांधी बारदोली में बैठते हैं। 1 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी अंग्रेजों को चेतावनी देता है। क्या चेतावनी देता है कि या तो दमनात्मक नीति को बंद कर दो, गिरफ्तार जो किए हैं उनको रिहा कर दो, और तीसरे नंबर पर प्रेस जो मीडिया है दोस्तों, प्रेस मीडिया, अब उस समय व्हाट्सएप फेसबुक तो था नहीं, हम था क्या, इतना सोशल मीडिया एक्टिव नहीं था, एक न्यूज़पेपर था, और उस पर भी किनका अधिकार था दोस्तों, मोस्टली अंग्रेजों का अधिकार था कि प्रेस और जो मीडिया है उस मीडिया को क्या कर दो, स्वतंत्र कर दो। अगर तुमने काम 7 दिन के अंदर नहीं किया तो मैं एक अन्य आंदोलन स्टार्ट कर दूंगा, और उस आंदोलन का नाम रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन दोस्तों उससे पहले ही, यानी कि इस घटना को जो महात्मा गांधी 7 दिन का समय देता है, 7 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे, उससे पहले कांड हो जाता है, चोरा चोरी कांड। कौन सा कांड मेरे भाइयों? चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड जो होता है, ये होता है दोस्तों 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को चोरा चोरी कांड हो जाता है। कहां पर होता है दोस्तों? गोरखपुर उत्तर प्रदेश। कहां पर होता है? गोरखपुर उत्तर प्रदेश में चोरा चोरी कांड हो जाता है। एक थाने में दोस्तों, थाने में उग्र भीड़ के द्वारा क्या लगा दी गई मेरे भाइयों? थाने में उग्र भीड़ के द्वारा आग लगा दी गई, और इस थाने में कितने पुलिस वाले मारे गए? 22 पुलिस वाले मारे गए। कितने पुलिस वाले दोस्तों? 22 पुलिस वाले दोस्तों इस थाने में मारे जाते हैं। असहयोग आंदोलन की अगर दोस्तों मैं बात करता हूं, तो असहयोग आंदोलन के समय लगभग बताते हैं दोस्तों कि 30,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। एक महात्मा गांधी ने, एक बूढ़े आदमी ने दोस्तों इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। क्या उस समय फेसबुक था? क्या उस समय व्हाट्सएप था? अरे आज की बात तो तुरंत पूरे वर्ल्ड में 1 मिनट के अंदर घूम जाती है। क्या उस समय सोशल मीडिया इतनी एक्टिव था? नहीं था। अरे फोन ही नहीं था तो सोशल मीडिया इतना एक्टिव कहां से होगा? एक न्यूज़पेपर था, उस पर भी किनका था अधिकार था? अंग्रेजों का। वो जैसे आए जैसे लिखते थे ना, इतनी एजुकेशन थी दोस्तों। उस समय लगभग 30,000 लोगों की गिरफ्तारी हुई थी। महात्मा गांधी ने दोस्तों इतना बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया था। लेकिन जैसे ही महात्मा गांधी, जब दमनात्मक नीति अपना रहे हैं अंग्रेज, तो महात्मा गांधी ने 7 दिन का समय दिया, लेकिन 7 दिन का समय पूरा नहीं हुआ दोस्तों। उससे पहले एक कांड हो गया जिसका नाम आता है चोरा चोरी कांड। अरे महात्मा गांधी ने कितने फरवरी घटना है? 1 फरवरी की, और ये बात कितने फरवरी की? 5 फरवरी की। तो क्या 7 दिन कंप्लीट हो गए थे क्या? बोले नहीं सर, 7 दिन कंप्लीट नहीं हुए थे। उससे पहले एक घटना हो जाती है चोरा चोरी कांड। 5 फरवरी 1922 को दोस्तों गोरखपुर उत्तर प्रदेश में घटना होती है। उग्र भीड़ नारे लगाती जा रही थी, महात्मा गांधी जिंदाबाद, असहयोग आंदोलन जिंदाबाद, ये वो फलाना ठिकाना। पुलिस ने रोकने की कोशिश की तो भाई भीड़ जो है वो उग्र हो गई, और भीड़ ने थाने में क्या लगा दी? आग लगा दी, जिसमें दोस्तों कितने पुलिस वाले मारे जाते हैं? 22 पुलिस वाले मारे जाते हैं दोस्तों। जब महात्मा गांधी को इस घटना के बारे में पता चलता है, तो महात्मा गांधी दोस्तों 12 फरवरी 1922 को 12 फरवरी 1922 को दोस्तों बारदोली गुजरात से असहयोग आंदोलन को, असहयोग जो आंदोलन है, इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करने की दोस्तों, असहयोग आंदोलन को क्या कर देता है? समाप्त करने की घोषणा करता है। कौन दोस्तों? महात्मा गांधी। महात्मा गांधी ने कहा था कि मैं किसी भी प्रकार से हिंसात्मक घटना नहीं चाहता। अहिंसा के बहुत बड़े पुजारी थे दोस्तों महात्मा गांधी, कि मैं किसी भी प्रकार से हिंसात्मक घटना नहीं चाहूंगा। ये जो भी हुआ है ये गलत हुआ है। मैं अगर इसी तरह यानी कि घटनाएं होती रही तो मैं
मैं आंदोलन का नेतृत्व नहीं करूंगा। और 12 फरवरी 1922 को महात्मा गांधी ने बारदोली गुजरात से घोषणा कर दी कि ये आंदोलन अब समाप्त किया जाता है। अब आंदोलन, क्योंकि दोस्तों अंग्रेजों की कोई ना कोई आंदोलन को समाप्त करने की कोई ना कोई राजनीति तो रहेगी, जैसे वर्तमान में भी चलाई जा रही है, आप समझ रहे हो। हाँ, तो मैं बात कर रहा हूं कि सविनय असहयोग जो आंदोलन है गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया और गांधी जी के द्वारा क्या कर दिया गया दोस्तों, बंद किया गया। इस समय भारत के जो लोग थे, सुभाष चंद्र बोस है, सत्यमूर्ति है, बहुत सारे उस समय के बड़े जो नेता हैं, मोतीलाल नेहरू है, CR दास है, इन सब ने दोस्तों महात्मा गांधी का इस चीज का क्या किया, विरोध किया कि गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था। भारत जो है एक बहुत अच्छी डायरेक्शन में जाने लग गया था, बिल्कुल पटरी पे, यानी कि एक लगने लग गया था हमें कि आज आजाद हुए, कल आजाद हुए। अंग्रेजी जो सल्तनत थी, अंग्रेजी जो हुकूमत थी, वो हमारे असहयोग आंदोलन से दोस्तों घबराई हुई थी, क्योंकि हम उन्हें किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं कर रहे थे। और जब उनका किसी भी प्रकार से सहयोग नहीं हो रहा था दोस्तों, तो अंग्रेजी हुकूमत की नींव जो है वो कमजोर हो गई थी। अंग्रेजी हुकूमत की नींव जो है वो ढहने लग गई थी दोस्तों। लेकिन इस चोरा चोरी कांड के कारण महात्मा गांधी ने असहयोग आंदोलन को क्या कर दिया दोस्तों, निरस्त कर दिया, उसको समाप्त कर दिया। पूरे भारत में महात्मा गांधी का इस चीज का विरोध भी हुआ कि गांधी जी को इतना बड़ा फैसला नहीं लेना चाहिए था, गांधी जी को ऐसा नहीं करना चाहिए था, क्योंकि गांधी जी स्वयं ने कहा था कि एक ऐसा समय है, हिंदू और मुसलमान को एक साथ ऐसा करने का समय है कि अगले 100 वर्षों में समय नहीं आएगा दोस्तों। लेकिन गांधी जी ने यह सहयोग आंदोलन जो है क्या कर दिया, समाप्त कर दिया। मैंने बात की थी असहयोग आंदोलन की, गांधी जी के प्रारंभ होता है, लगभग 2 साल तक चलता है दोस्तों। हम किसी भी प्रकार से अंग्रेजों का क्या नहीं कर रहे हैं, सहयोग नहीं कर रहे हैं। जब सहयोग नहीं कर रहे हैं तो अंग्रेजों ने दमनात्मक नीति अपनाई, हमारे ऊपर लाठीचार्ज किया, हमें गिरफ्तार किया, हमें जेलों के अंदर भर दिया। महात्मा गांधी ने कहा, बोले ये अब बर्दाश्त नहीं होगा, ये अब नहीं चलेगा, जो आप कर रहे हो वो बिल्कुल गलत कर रहे हो, ऐसा नहीं होगा। और महात्मा गांधी ने 1 फरवरी 1922 को चेतावनी दे दी, बोले ये काम तुम 7 दिन का तुम्हें समय दिया जाता है, मीडिया को स्वतंत्र करो, गिरफ्तार जो किए रिहा करो, बंदी जो बनाए उनको रिहा करो, दमनात्मक जो नीति अपना रहो उसको बंद करो। अगर तुमने ये नहीं किया तो मैं एक अन्य आंदोलन और स्टार्ट कर दूंगा जिसका नाम रहेगा सविनय अवज्ञा आंदोलन। लेकिन दोस्तों ऐसा नहीं हुआ और एक कांड हो गया जिसका नाम आता है चोरा चोरी कांड। चोरा चोरी कांड 5 फरवरी 1922 को होता है गोरखपुर उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उग्र भीड़ के द्वारा थाने में क्या लगा दी गई, आग लगा दी गई। और उस आग में दोस्तों कितने पुलिस वाले मारे गए, 22 पुलिस वाले मारे गए दोस्तों। जैसे ही महात्मा गांधी को इस घटना के बारे में पता चलता है, महात्मा गांधी 12 फरवरी 1922 को इस आंदोलन को समाप्त करने की क्या कर देता है दोस्तों, घोषणा कर देता है। अब आगे की प्रोसेस में दोस्तों महात्मा गांधी गिरफ्तार किए जाते हैं और महात्मा गांधी दोस्तों जैसे ही गिरफ्तार होते हैं, देखिएगा अपन ने बात की है कौन से आंदोलन के बारे में, असहयोग आंदोलन। असहयोग आंदोलन में सर्वाधिक जो भाग लिया है वो किसने लिया है मेरे भाइयों, वो लिया है, यानी कि किसने भाग लिया है भाई, स्टूडेंट्स ने। किसने भाग लिया है, स्टूडेंट्स ने। महात्मा गांधी को दोस्तों 1922 में, यानी कि 10 मार्च 1922 को गांधी जी को कर लिया गया गिरफ्तार। गांधी जी को क्या कर लिया गया भाइयों, गिरफ्तार। गांधी जी हो गए 10 मार्च 1922 को गिरफ्तार और गांधी जी को हुई दोस्तों 6 वर्ष की सजा। कितने वर्ष की सजा हो गई भाई, 6 वर्ष की गांधी जी को सजा हो गई। ब्रह्मपुरा जज ने दोस्तों गांधी जी को सजा सुनाई और बोला कि गांधी जी आपके साथी नहीं, आपके तो विरोधी भी आपके फैन हैं, अगर जब आप छूट कर आओगे तो सबसे ज़्यादा खुशी मुझे ही होगी। गांधी जी को 6 वर्ष की सज़ा सुनाई दोस्तों। गांधी जी दोस्तों 5 फरवरी 1924 को गांधी जी दोस्तों रिहा हो जाते हैं और इसका जो कारण बताया जाता है वो बताया जाता है कि गांधी जी जो हैं वो जेल के अंदर क्या हो गए थे दोस्तों, बीमार हो गए थे और इस बीमारी के कारण गांधी जी को 2 वर्ष के, यानी कि 1924 में ही मेरे भाइयों क्या करना पड़ा, रिहा करना पड़ा। अब 1923 एक डेट बच गई, इस 1923 के अंदर क्या घटना होगी उसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों कल। यानी कि जब गांधी जी जो हैं वो जेल के अंदर चले जाते हैं उस समय 1923 के बीच में कौन सी घटना होती है उसके बारे में अपन बात करेंगे दोस्तों अगली नेक्स्ट क्लास में। अभी तक अपन ने राष्ट्रीय आंदोलन के 4 पार्ट देखे हैं। अपन बात कर रहे थे 1885 ईस्वी से और अपन पहुंच चुके हैं 1922 यानी कि असहयोग आंदोलन तक दोस्तों। इसके बाद की घटनाएं यानी कि राष्ट्रीय आंदोलन के आपको पार्ट
5 यानी कि 5 भाग नंबर 5 में आपको राष्ट्रीय आंदोलन मिलेगा, उसके बारे में अपन जिक्र करेंगे। और आने वाली जो क्लास होगी उसमें हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन दोस्तों, HSRA, हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, चंद्रशेखर आजाद, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु के बारे में अपन चर्चा करेंगे दोस्तों। आज के लिए धन्यवाद, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, धन्यवाद।